नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरों में डूबा हुआ है, जिसको लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसका संज्ञान कैबिनेट मंत्री मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लिया और तत्काल संबंधित विभाग और एसडीएम को शहीद स्थल पर बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शहीद स्थल पर उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत कि देश की आस्था का केंद्र होना चाहिए। साथ ही कहा कि मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों का ये मंदिर है, ऐसे में शहीद स्थल अंधेरे में डूबा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, अभी मुझे चैनल द्वारा ये जानकारी मिली कि मसूरी का जो शहीद स्थल, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां पर हम शहीद दिवस पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और समय पर अन्य कार्यक्रम भी वहां पर होते हैं। 3 दिन से उसकी लाइट कटी है। जैसे ही मुझे इसका जानकारी मिली, मैंने संबंधित अधिकारियों को, विद्युत विभाग के अधिकारियों को और वहाँ के एसडीएम को निश्चित किया है कि तुरंत उसके कनेक्शन को जोड़ दिया जाए और बाद में प्रॉपर तरीके से उसके कनेक्शन का जो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो संपत्ति नगर पालिका की है, उसका निर्माण मैंने एमडी द्वारा करवाया गया था 2012 में और उसकी प्रोग्रामों की देखरेख संस्कृति विभाग करता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल विभाग होगा, प्रॉपर उसके कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की उपलब्धि न हो, क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और अभी थोड़ी देर में वहाँ पर लाइट जुड़ जाएगी। तो मंत्री गणेश जोशी के संज्ञान में ले जाने के बाद से यहां पर बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। और उत्तराखंड के लालकुआं में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिपो संख्या 4 के समीप एक स्कूल बस जो लालकुआं से हल्द्वानी जा रही थी पलट गई। आपको बता दें कि हल्द्वानी के दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर हल्द्वानी के लिए जा रही थी। इसमें स्कूल टीचर समेत 4 बच्चे सवार थे, जो अब सुरक्षित सभी बताए जा रहे। लालकुआं में स्कूली बस पलटने की खबर के बाद से वहां लोगों को जमावड़ा लग गया। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की छानबीन की तो पता चला कि यह घटना ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। यह घटना लापरवाही हुई है ड्राइवर की, लेकिन बच्चे सभी सुरक्षित हैं। और खबर उधम सिंह नगर से, जहां एक बार फिर खबरों का असर हुआ। आपको बता दें कि विगत दिनों जिला विकास प्राधिकरण के नाम पर फर्जी नोटिस की खबर प्रमुखता से प्रसारित की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए फर्जीवाड़े के मामले का पर्दाफाश किया है। दोनों ही आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इस प्रकार के अपराध को दोनों मिलकर पत्रकारिता की आड़ में किया करते थे। दोनों पुलिस का लोगो और पुलिस लिखवाकर भोले भाले लोगों को प्राधिकरण का नोटिस भेजकर अवैध वसूली करते थे। दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो देखो, उधम सिंह नगर में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसमें 2 पत्रकार, कथित तौर पर पत्रकार थे, वो फर्जीवाड़ा करते थे और पुलिस का नोटिस बनाकर लोगों को पहुंचाते थे और फिर उसके बाद अवैध वसूली करते थे, डरा कर धमका कर, और खुद पत्रकार कहकर कहते थे कि पुलिस से सेटिंग करवा दी जाएगी आपकी, और इस तरीके से गोरख धंधा में लगे हुए थे। लेकिन पुलिस को फिर शिकायत पुलिस के पास पहुंची कि ऐसा कोई मामला तो है नहीं जिसमें हमने नोटिस भेजा है, तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ। फिर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, इसमें उनके जरिए मामला पहुंचा और फिर दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
रहे लोगों को जिन्होंने अवैध निर्माण करा होगा या तथाकथित करा होगा, ये नोटिस भेजा गया कि आपका निर्माण अवैध है, आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना है करके। तो प्राधिकरण ने हमारे संज्ञान में लाया कि ऐसे नोटिस तो हमने भेजा ही नहीं, आप कृपया करके इन्वेस्टिगेट करिए करके। तभी मैंने टीम एक्टिवेट कर लिया गया, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के ऊपर ही अटैक है। किसी का हिम्मत कैसे हो सकता है कि सरकारी विभाग का, प्राधिकरण का, वो भी सरकारी विभाग का वो एक ऑफिशियल कागजों को नकल करके उनके नाम पे, उनके प्राधिकरण के। खबर हल्द्वानी से, जहां सूबे के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक अक्टूबर में हल्द्वानी में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव की तैयारियों को लेकर किया गया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अगले माह 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले महोत्सव के कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप में एक बैठक की है। इस बैठक में अगले माह एमबी इंटर कॉलेज में महोत्सव किए जाने को लेकर चर्चा हुई है। श्री अन्न महोत्सव को लेकर, श्री अन्न महोत्सव यानी कि मोटे अनाजों को लेकर, यानी कि मिलेट्स को लेकर ये महोत्सव होगा। इसमें उत्तराखंड के जो मोटे अनाज हैं उनको विशेष तौर पर शोकेस किया जाएगा, जिनकी बिक्री होगी, प्रदर्शनी होगी, और उनसे बने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको भी यहां रखा जाएगा। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज कोटद्वार में पूर्ण रूप से बाजार बंद रहा और चक्का जाम रहा। संघर्ष समिति ने 5 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के नाम खुला पत्र जारी कर राज निर्माण से पहले कोटद्वार को उपलब्ध सुविधाओं को बहाल करने को लेकर जनता से कोटद्वार बंद और चक्का जाम करवाया था, जिसमें जनता ने अपना पूर्ण समर्थन देते हुए बाजार बंद रखा और चक्का जाम भी किया। इस दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि राज निर्माण से पहले हमें सुविधाएं मिलती थी, लेकिन राज्य सरकारों ने कोटद्वार को जिला और मेडिकल कॉलेज के सपने दिखाती रही और जो सुविधाएं हमें पहले से मिल रही थी उनको बंद कर दिया गया है। ये मामला ये है कि हमारे को जो 2000 राज्य बनने से पहले जो सुविधाएं थी, नई घोषणाओं को करते हुए आपने हमको मुगालते में रखते हुए कि आपका जिला बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और यहाँ की जनता से वो जो है पुरानी सुविधाओं को लूटते रहे। हम मेडिकल कॉलेज और जिले के चक्कर में घूमते रह गए और वो हमारी सुविधाएं वापस ले ले। उन्होंने हमारी ट्रेन बंद कर दी, पूरे देश में कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ होगा। कंडी रोड बंद कर दी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया, कूड़ा निस्तारण का कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तो मॉडर्न नगर जो हमारा एक जगह थी, जो बहुत बड़ा अच्छा ग्राउंड था, उसको आपने गड्ढे में तब्दील कर दिया। आप उसको जो सुविधाएं थी सब बंद कर, शहर को ऐसा कर दिया तहस नहस। और चमोली में उच्च हिमालयी भ्यूंडार घाटी है। इस घाटी में यूनेस्को के विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पुष्पों के खिलने का समय अब लगभग पूरा हो चुका है। ठंड बढ़ने के साथ साथ बामनदौड़ से आगे घाटी में मुश्किल से ही पुष्पों के दीदार हो पा रहे। इसके बावजूद इस घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को महसूस करने यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी। वहीं आज फूलों की घाटी में काफ़ी भीड़ भी देखी गई, जिससे में भारतीय पर्यटकों में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कैडेटों के दल के अलावा रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, इटली जैसे देशों के विदेशी सैलानियों ने भी फूलों की घाटी के नज़ारों का लुत्फ उठाया। वहीं पार्क ऑफिशियल के अनुसार इस वर्ष अब तक करीब 11,500 पर्यटकों ने घाटी का दीदार कर लिया है।
देहरादून के दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। अस्पताल प्रबंधन लंबे समय से जन औषधि केंद्र की डिमांड कर रहा था। ऐसे में आज भारतीय रेड क्रॉस समिति के जरिए संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का विधिवत रूप से संचालन शुरू हो गया है। हालांकि अभी जन औषधि केंद्र में 250 दवाइयां ही उपलब्ध है, तो वहीं आगे आने वाले समय में 800 जनिक दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। धन सिंह रावत ने कहा कि अभी तक रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत 4 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन हम सभी जिलों के जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र खोलने जा रहे हैं। देखिए, आज रेड क्रॉस संस्था के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है और अभी तक रेड क्रॉस के पास 4 जन औषधि केंद्र हो गए हैं। यहाँ पे 25% से लेकर 80% तक की दवाई पे सब्सिडी भारत सरकार भी देती है और मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अब सभी जगह हम जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं ताकि गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने का काम हो जाएगा। वैसे तो हमारे राज्य में 270 जांचें फ्री हैं, दवाइयाँ भी फ्री हैं, आयुष्मान में इलाज भी सबका फ्री है, लेकिन फिर भी कई दवाइयाँ ऐसी जो कि मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती थी, तो अब हमारे जन औषधि केंद्र से सबको मिल जाएगी। देहरादून में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब डेंगू के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं और प्रदेश में अब तक 1750 मामले सामने आ गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले अपनी तैयारियां कर ली थी, जिसके तहत 2700 बेड डेंगू के लिए पहले से तैयार कर लिए गए थे। अभी भी प्रदेश में 2000 बेड खाली पड़े, यानी कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार था, मुस्तैद था। सभी अपना काम बेहतर तरीके से करते नजर आए। देखिए, जहाँ तक डेंगू के मामले हैं तो हमारे राज्य में 1750 टोटल पेशेंट जो है डेंगू के आए थे और इसमें 88% लोग ठीक हो गए और पूरे प्रदेश में हमने 2700 बेड जो है डेंगू के लिए आरक्षित किए हैं। आज भी हमारे राज्य में 2000 बेड जो है डेंगू के खाली हैं। कल मैं हरिद्वार की भी बैठक की थी, देहरादून की भी की है, हर जिलों की हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अब आपने देखा होगा कि 4 दिन से डेंगू के मामले अब 25 से कम आ रहे हैं देहरादून जिले में और धीरे धीरे अब सभी विभाग व्यापक रूप से जो है अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। हमारा चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर विकास विभाग हो, चाहे बाल विकास विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, सभी अब कलेक्टिव लीडरशिप में काम कर रहे हैं। देहरादून से जहां पर महिला मोर्चा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के विशेष सत्र में लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित बिल पेश कर देश भर की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसको लेकर देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है। वहीं देहरादून में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण बिल पेश किया है, इससे दोनों सदनों में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इस निर्णय से हम सभी में अपार खुशी है। देखिए, 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए होगा और हो गया है, इस बिल के लिए मैं कहूँगी कि आपको महिलाओं को सशक्त करने का एक और के लिए प्रधानमंत्री जी का एक और कदम है,
जिसके लिए पूरे देश भर की महिलाएं उनको धन्यवाद करती हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हैं और पूरे देश भर में एक उत्सव का माहौल है और हर एक महिला को लग रहा है कि आज हमारी एक प्रतिनिधि वो संसद में होगी, हमारी एक प्रतिनिधि वो हमारी विधायक होगी, हमारे विधानसभाओं में होगी। तो एक बड़ा निर्णय है और इससे क्या होगा कि महिलाओं की जो समस्या है, बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की बातें, जो उनकी समस्याएं हैं, वो ज़्यादा आ ही नहीं पाती है क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है आबादी के रूप में अगर आप देखें तो आज उनका जब प्रतिनिधित्व इन जगहों पर भी बढ़ेगा, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में और राज्यसभा लोकसभा में, जब यहाँ भी बढ़ेगा तो महिलाओं के लिए पॉलिसी मेकिंग भी अच्छी होगी और उनको हर तरीके से, हर आयाम पर उनके लिए एक अच्छी पॉलिसीज बनेंगी, अच्छी स्कीम्स बनेंगी, जो आज भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रही हैं, लेकिन और उनको एक बूस्ट मिलेगा, मैं कह रही हूँ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक देहरादून में अब 7 अक्टूबर को आयोजित होगी। ये बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित किए जाएंगे। इस बैठक में सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। बैठक देश के गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। इससे पहले ये बैठक 24 सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन ये बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में करीब 3 दर्जन मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक अभी 7 अक्टूबर 2023 को तय हुई है। पहले जो डेट थी 24 सितंबर की, वो किसी कारण से बैठक नहीं हो पाई है। अब उस बैठक में क्या आगे भी टलने की तीसरी बार? नहीं, अभी तो टलने की उम्मीद नहीं है। कोई जब बैठक कोई टलती है तो कोई कारण होता है। ऐसे तो बैठक, इतनी बड़ी बैठक ऐसे नहीं टल जाती है। कई जगह इंगेजमेंट होती हैं, तो कोई ऐसे आवश्यक कारण और अपरिहार्य कारण होते हैं तो बैठक टलती है। ये बैठक कहाँ होगी और उत्तराखंड के लिहाज से कितना? ये बैठक नरेंद्र नगर में होनी है, होटल वेस्टिन है, वहाँ पे होनी है 7 अक्टूबर को, जिसमें माननीय गृहमंत्री जी रहेंगे, अध्यक्षता उनकी होती है। 4 राज्य हैं, उत्तराखंड है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। तो चारों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और होम सेक्रेटरी सर रहेंगे भारत सरकार से। भारत सरकार के कई विभागों के सेक्रेटरी रहेंगे और बहुत सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे साथ में। चारों राज्यों के 2 माननीय मंत्री जी रहेंगे, चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे और बाकी अधिकारी की टीम रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने वाले नारी शक्ति बंधन विधेयक को संसद में पेश किए जाने पर चमोली में महिलाओं ने खुशी जताते हुए जश्न मनाया। बिल को पेश किए जाने पर जगह जगह होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। संसद के पटल पर महिला आरक्षण बिल के आने के बाद से ही पूरे देश की महिलाओं समेत चमोली की महिलाओं में भी उत्साह नजर आया। सदन में जहां एक ओर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चमोली में महिला मोर्चा अध्यक्ष हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में महिलाओं की ओर से एक गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें देश में महिलाएं राजनीतिक तौर पर और अधिक मजबूत होंगी। उत्तराखंड में भी 70 सीटों में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कल जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से और आज उसमें चर्चा हो रही है और ये बिल पास भी हो जाएगा। और इस बिल के जैसे पेश हुआ वैसे मातृ शक्ति में एक अलग ही जोश और उत्साह नज़र आया। तो हमने गोपेश्वर में पूरी विधानसभा से प्रत्येक महिला, एक आम महिला भी यहाँ पे इस गोष्ठी में आई हुई हैं और जश्न मना रही हैं, मिठाई वितरित कर रही हैं, क्योंकि 33% आरक्षण जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में हमको दिया जा रहा है, उसके लिए सभी मातृ शक्ति को बहुत उल्लास दिखने को मिल रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपने चमोली जनपद की सभी महिलाओं की तरफ से कि आपने यह बिल पेश करके महिलाओं को और सशक्त और सामर्थ्य बना दिया है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।
देहरादून में बीजेपी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की प्रेस वार्ता में सरकार के कामकाजों का ब्यौरा दिया गया। अपने विभागों में किए गए कार्यों की जानकारी उन्होंने दी है। प्रदेश में 71% वन भूमि से आच्छादित है। राज्य सरकार बनाने जा रही वन को लेकर कानून, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को लेकर रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। वनाग्नि की यानी कि वन अग्नि की घटना जो है वो घटे। फलदार वृक्ष और स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि करेंगे, ये भी कोशिश है। ट्री प्रोटेक्शन कानून में भी सुधार किया गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है। महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कई आदमखोर वन्य जीवों को मारा भी गया है। मुआवजे में भी कहीं कोई पहले के मुकाबले बढ़ोतरी की गई है। पहली बार IFS रैंक के अधिकारी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। पेड़ कटान के मामले में कार्रवाई हुई है और आगे भी लगातार जांच जारी है। वन में और वन भूमि में लगने का काम हुआ, उससे पहले आप लोग का ध्यान होगा कि पुराना व्यक्ति हो तो जिलाधिकारी को वन भूमि को लीज पे देने का अधिकार था। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।